नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर 4% बनाए रखने का फैसला। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नाबार्ड देगा 10,000 करोड़ रुपए नकदी। एमएसएमई के कर्ज रीस्ट्रक्चरिंग की मोहलत हुई 31 मार्च 2021। बागेश्वर के गरुड़ तहसील में 31 पॉजिटिव केस मिलने से प्रशासन ने क्षेत्र के सभी लोगों के लिए सैंपल। वहीं ऋषिकेश एम्स में प्लाज्मा थेरेपी से कोविड मरीज के इलाज में मिल रही मदद। कोटद्वार को आज राज्य सरकार की सौगात। खुनीवर्ड क्षेत्र में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ। राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया भवन। और वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में रामायण वाटिका बनी आकर्षण का केंद्र। रामायण काल की वनस्पतियों को वाटिका में किया गया स्थापित। वन विभाग की इस अनोखी पहल से मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा। अब खबरें विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त नकदी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इससे एनबीएफसी और रियल एस्टेट क्षेत्र को मौजूदा संकट से निकलने में मदद मिलेगी। वहीं स्टार्टअप्स को किसी तरह फंडिंग की दिक्कत न हो, इसके लिए आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में स्टार्टअप्स में शामिल करने और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए कर्ज लेने की लिमिट बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत रिजर्व बैंक ने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म्स और वीकर सेक्शन को बांटे जाने वाले लोन का लक्ष्य बढ़ाने का फैसला किया है। अब इन्हें बैंक से आसानी से लोन मिल सकेगा। जिन एमएसएमई का खाता क्लासिफाइड मानकों के हिसाब से होगा, वे कर्ज के रीस्ट्रक्चरिंग के पात्र होंगे। एमएसएमई के कर्ज रीस्ट्रक्चरिंग की मोहलत बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है। The MPC sifted through domestic and global conditions and evaluated their unfolding impact on the overall outlook for India and the world. At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4% and continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also stands unchanged at 3.35%. बागेश्वर के जिलाधिकारी विनीत कुमार ने आज जिला अस्पताल और कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सुबह और शाम सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों के द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग किए जाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अस्पताल में बेहतर साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ठीक प्रकार से निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। कोविड को लेके क्या प्रिपेयर्डनेस है हमारे हॉस्पिटल की, और हमारा जो ट्रॉमा सेंटर में कोविड का सेंटर बना है, इसका निरीक्षण किया है। बेसिकली मैंने वहाँ पे एक जो हमारा सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम बन रहा है, तो उसके भी वर्क की जो है शुरुआत हो चुकी है। तो वो वर्क को भी मैंने देखा है और डायरेक्शंस दिए हैं कि उसको जल्द से जल्द उसको बना दिया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि बीते दिनों गरुड़ तहसील क्षेत्र में 31 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर संबंधित क्षेत्र को सील कर दिया गया है। यहां 100% सैंपलिंग करते हुए अब तक 875 सैंपल लिए जा चुके हैं। हमारी मेडिकल टीम जो है वो लगातार वहाँ पे टेस्ट कर रही है, और जो हमारा कंटेनमेंट जोन है उसके अंदर 100% हमने टेस्टिंग करवा ली है। अब जो बफर जोन है उसमें अभी हमारी टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कल जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 246 नए मामले सामने आए हैं। अब राज्य में 2,885 एक्टिव केस हो गए हैं। अब तक 98 संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तरकाशी जिले में बुधवार को कोरोना के सर्वाधिक 66 मामले सामने आए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि पॉजिटिव आ रहे लोगों में कोरोना का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया, इसलिए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले भर में टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया गया है। उन्होंने
उन्होंने कहा कि 10 दिन में संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं, इसलिए घबराएं नहीं। सुरक्षित रहने के लिए सामाजिक दूरी और मास्क का अवश्य प्रयोग करें। प्रदेश में अब अनलॉक 3 शुरू हो गया है। देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार के निर्णय के तहत जो लोग दूसरे राज्यों से आएंगे उनको 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। इनमें एक हाई लोड जिले हैं जहां कोविड के केस ज्यादा आ रहे हैं, दूसरा अन्य जिले हैं। जो लोग हाई लोड जिले से उत्तराखंड आएंगे उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा या उन्हें अपना कोरोना नेगेटिव होने की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर लेकर आनी होगी। ऐसे लोग जो नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाएंगे उन्हें घर पर ही 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। साथ ही प्रत्येक दिन पूरे राज्य में 2000 लोगों को ही आने की अनुमति दी गई है। इसके लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। जो हमारे राज्य सरकार का निर्णय है, उस निर्णय के क्रम में जो लोग भी दूसरे राज्यों से यहाँ पर आएंगे उनमें से जो शहर हैं उनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक हाई लोड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा केसेस कोविड के आ रहे हैं, और दूसरा अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जो हाई लोड डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं जब वो यहाँ आएंगे तो वो क्वारंटीन किए जाएंगे, या अगर वो अपना निगेटिव सर्टिफिकेट 72 आवर्स के अंदर का लेकर के आते हैं कोविड का, तो फिर उन्हें हम होम क्वारंटीन करेंगे। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ आएंगे पर डे पूरे राज्य में 2000 लोगों को आने की अनुमति दी गई है। वो वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई कोविड का निगेटिव रिपोर्ट लेकर के आता है तो वो भी बिना उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो यहाँ पर आ सकता है। वो 2000 नंबर जो है उससे अलग नंबर मतलब ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑफिशियल काम से आ रहा है तो जिस ऑफिस में आना चाह रहा है उसके इन्विटेशन पर वो यहाँ आ सकता है। वो भी 2000 जो नंबर है उससे अतिरिक्त होंगे। कोरोना मरीजों को और बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए एम्स ऋषिकेश ने प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत कर दी है। ये थेरेपी कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज में विशेष मददगार भी साबित हो रही है। एम्स के डीन प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी के तहत पहली यूनिट ऋषिकेश निवासी एक 41 वर्षीय कोविड मरीज को दी गई थी। प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद अब मरीज में 50% इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड के ऐसे मरीज जो ठीक हो चुके हैं वह 28 दिन बाद अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक जिन लोगों ने प्लाज्मा दिया है वह सभी एम्स के ही हेल्थ केयर वर्कर हैं। कि हम लोगों ने यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट कर दी है। प्लाज्मा थेरेपी की पहली यूनिट एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को जो कि 41 ईयर्स के हैं और ऋषिकेश को बिलोंग करते हैं उनको दी गई थी। और इस बारे में हमारी बात उनकी जो देखरेख करने वाली फैकल्टी है उनसे भी हुई है, और उन्होंने ये बताया है कि प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद उनको 50% ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है। उनको एक दूसरी डोज भी प्लाज्मा थेरेपी की दी जाएगी। ये प्लाज्मा जो क्रिटिकली सीवियरली अफेक्टेड लोग थे कोविड से, उनसे एक्सट्रैक्ट किया गया था। और इसमें भी एक बहुत बड़ी बात यह है कि आज की डेट में हमारे पास 4-5 प्लाज्मा थेरेपी की यूनिट्स हैं, और ये सारी की सारी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने ही अपना ब्लड डोनेट करके दी है। कोटद्वार क्षेत्र को आज 2 योजनाओं की सौगात मिली। पहली नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित और ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि योजना के तहत आज कोटद्वार के खूनीबढ़ क्षेत्र में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होने जा रहा है। वहीं राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में 2 करोड़ रुपए से निर्मित भवन का भी शिलान्यास किया गया। दुग्ध विकास मंत्री धन सिंह रावत, वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के सांसद तीरथ सिंह रावत ने मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। इस अवसर पर डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि संयंत्र के लगने से दुग्ध उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेगा। कोटद्वार के लिए और पूरे लेस्डोन, यमकेश्वर, पौड़ी जनपद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, विशेष करके यहाँ के उपभोक्ताओं के लिए भी, आम जनता के लिए भी, कि उनको ताज़ा दूध, ताज़ा पनीर, अच्छा घी, मट्ठा सस्ते दामों पर मिलेगा और ताज़ा मिलेगा। दूसरा कि लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि अब तक मैं सोचता हूँ कि इससे जिस तरह माननीय धन सिंह जी ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है कि जो दूध खरीदेगा, घी खरीदेगा, दही खरीदेगा, बेचेगा या खरीदेगा, उसको एक अलग से सब्सिडी दी है, 4 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया। उससे जो मैं सोचता हूँ कि इस व्यवसाय में जो लोग, दूध के व्यवसाय में जो लोग लगेंगे, उनको बहुत हजारों लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। दुग्ध विकास राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यह प्लांट 10 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। यहां प्रतिदिन 3000 लीटर दूध की प्रोसेसिंग की जाएगी।
2 करोड़ का प्लांट है और 3000 लीटर दूध यहाँ पे डेली जो है प्रोसेसिंग होगा और मुझे लगता है कि कोटद्वार के लिए एक बहुत क्रांतिकारी ये निर्णय है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमने 100% पैसा दे दिया इसके लिए और ये भी कहा जाए संस्था को कि ये 10 महीने में तैयार करके हमको देना है और 1 महीने बाद हम ये जो प्रोसेसिंग प्लांट है ये सीतापुर में शुरू कर देंगे ताकि यहाँ के जो डेयरी व्यवसाय के लोग उनको श्रीनगर न जाना पड़े और स्वरोजगार के लिए डेयरी में लगभग 3500 लोगों को हम इस बार डेयरी दे रहे हैं जो कि एक स्वरोजगार मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए एक बड़ा कदम डेयरी के लिए है। स्थानीय दुग्ध उत्पादकों ने बताया कि पहले दूध को पैकेजिंग के लिए प्रतिदिन श्रीनगर गढ़वाल भेजा जाता था, लेकिन प्लांट बनने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन के उपायों को सुझाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कार्यालय में एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ में अध्यक्ष के रूप में पलायन आयोग उत्तराखंड के उपाध्यक्ष SS नेगी, सदस्य के रूप में हाक संस्था से महेंद्र सिंह कुंवर और मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार आलोक भट्ट शामिल हैं। बता दें कि राज्य में अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने और प्रवासियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इसमें निर्माण और सेवा क्षेत्र में अपना काम करने के लिए ऋण व अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना युवाओं और प्रदेश में लौटे प्रवासियों के लिए MSME के तहत बनाई गई है। योजना में विनिर्माण में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक की लागत की परियोजना पर स्वरोजगार के लिए ऋण ले सकेंगे। इसमें 25% तक अनुदान की व्यवस्था है। राज्य स्तर पर सभी विभागों के समन्वय के लिए यह प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग राज्य मंत्री रेखा आर्य ने आज प्रदेश भर के सभी जनपदों के जिला प्रोबेशन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। इसमें केंद्र एवं राज्य पोषित महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिला कल्याण विभाग द्वारा समाज की ऐसी महिलाओं, बालिकाओं और बालकों के बारे में जो समाज की मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाए हैं, उन सब के संबंध में विशेष संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने राजकीय शिशु सदन, बाल गृह इत्यादि स्थलों पर स्टाफ की ट्रेनिंग में संवेदनशीलता के विकास के लिए कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रवासियों की बहुत ज़्यादा चिंता करी है। उनको लाने से लेकर उनका किस तरीके से वो रोजगार परक हो सके और साथ साथ में किस तरीके से पलायन पे भी ब्रेक लग सके, उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर आए हैं। उस योजना के तहत निश्चित रूप से कृषि हो या वो पशुपालन हो या मत्स्य पालन हो या वो उद्यान का क्षेत्र हो या अन्य सेवा का क्षेत्र हो, तो सभी दिशाओं में जो प्रवासी जिस किसी स्किल से वो निपुण हो तो वो अपने प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं, जिसपे जनपद वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी की रामायण वाटिका इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वाल्मीकि कृत रामायण में भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के दौरान जिन जंगलों और वनस्पतियों का जिक्र मिला है, उन वनस्पतियों को वन अनुसंधान केंद्र में लगाया गया है। वन अनुसंधान केंद्र के प्रभारी मदन बिष्ट ने बताया कि रामायण में वनवास के दौरान चित्रकूट, पंचवटी, किष्किंधा पर्वत, अशोक वाटिका सहित कई स्थलों का वर्णन मिलता है। वन विभाग ने रामायण वाटिका स्थापित करते हुए इन जगहों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को यहां स्थापित किया है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले और लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। भगवान राम जब वन में गए थे तो जिन जिन वन क्षेत्रों से होकर गुजरे हैं, उन वन क्षेत्रों का हमने यहाँ पर वर्णन किया है। और चूँकि यहाँ पे जो हमने वाटिका बनाई है, आम आदमी इस वाटिका का अवलोकन कर सके, उन प्रजातियों को पहचान सके, इसलिए यहाँ पर वो सारी प्रजातियाँ हमने दोबारा डिस्कस। देखिए, ये चूँकि राम भगवान जो हैं वो पर्यावरण संरक्षण के सबसे बड़े द्योतक थे, इससे ये जाहिर होता है। और जो वनस्पतियाँ उस काल की थी, त्रेता युग की, आज भी वो वनस्पतियाँ मौजूद हैं और उन वनस्पतियों को हमने यहाँ पर लगाया है ताकि आम आदमी वनस्पतियों को पहचान सके। पर्यावरण प्रदूषण में उन वनस्पतियों का बड़ा रोल है, औषधि में उन पौधों का बड़ा रोल है। तो जैसे अभी तो लॉकडाउन। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।